हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज का हमारा टॉपिक है कि सीरीज एलसीआर सर्किट। देखो, इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमारे सर्किट के अंदर सिर्फ रजिस्टर था, फिर हमने डिस्कस किया था कि जब हमारे सर्किट के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर था यानी एल था, फिर हमने डिस्कस किया था जब हमारे सर्किट के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या था, कैपेसिटर था यानी कि सी था। और फिर हमने ये भी देखा था कि जब हमने कैपेसिटर को और इंडक्टर को एक साथ सीरीज में लगाया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि जब किसी भी सर्किट में एलसीआर, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इंडक्टर भी हो यानी कि एल हो, तो देखो एल है तो इंडक्टर भी हो, एल हो, और सी फॉर कैपेसिटर हो सर्किट के अंदर, तो कैपेसिटर भी है, एंड आर फॉर रजिस्टर, यानी एक ऐसा सर्किट जिसमें आपका एल हो यानी इंडक्टर, आर हो यानी कि रजिस्टर, सी हो यानी कि कैपेसिटर। तो इन तीनों से मिलकर जो बनता है वो बनता है आपका एलसीआर सर्किट। तो आज हम स्टडी करेंगे एलसीआर सर्किट की। तो इस टॉपिक को पढ़ा कैसे जाता है या कैसे पूछा जाता है, तो ये इसमें बात आती है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इंपीडेंस ऑफ अ सीरीज एलसीआर सर्किट, यानी इसमें ऐसे बोला जाता है कि एलसीआर सर्किट के अंदर, यानी कि जिसमें इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो और रजिस्टर हो, एलसीआर सर्किट के अंदर आपको एक एक्सप्रेशन ड्राइव करना है यानी डेरिवेशन करना है, एक एक्सप्रेशन को निकाल कर रखना है। वो एक्सप्रेशन क्या होगा? इंपीडेंस। क्या होगा भाई? इंपीडेंस। अब बात आती है व्हाट इज इंपीडेंस। आप लोगों को पता है इंपीडेंस क्या होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। इंपीडेंस हमारा नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है किसी भी सर्किट का। अब देखो, इस सर्किट में आर है, यानी आर की वजह से, जो आर कंपोनेंट है रजिस्टर, इसकी वजह से करंट के फ्लो होने में रुकावट होगी, तो कुछ रेजिस्टेंस ये देगा। और फिर हमने देखा था कि भाई इंडक्टर जो होता है हमारा, वो भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है, लेकिन वहां पर हम रेजिस्टेंस वर्ड नहीं यूज करते थे, हम रिएक्टेंस वर्ड यूज करते थे। अगर आप लोगों को याद हो तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसका काम सेम रेजिस्टेंस की तरह होता था कि भाई वो भी करंट के फ्लो को क्या करता था? अपोज करता था। तो ये आपका हो गया इंडक्टिव रिएक्टेंस वाली बात। फिर एक हो गया आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी जब भी कैपेसिटर लगाया जाएगा तो कुछ ना कुछ ये भी रुकावट पैदा करेगा करंट फ्लो करने में, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इन तीनों का एक नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा। इसकी वजह से रजिस्टर का भी, एल का भी रिएक्टेंस होगा, कैपेसिटर का भी रिएक्टेंस होगा। तो इनका जो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकल कर आएगा उससे हम लोग कहते हैं इंपीडेंस, या इंपीड्स भी बोलते हैं रेजिस्टेंस को। कितना इंपीड्स ये लोग अलाउ करेंगे करंट के लिए। क्लियर है? तो कितना रेजिस्टेंस आने वाला, तो उसको कैलकुलेट करना है किसके अंदर? एलसीआर सर्किट के अंदर। आई होप आपको पहले ये तो समझ आ गया कि हम क्या करने जा रहे हैं। अब थोड़ा सा डायग्राम को समझ लेते हैं, फिर अपन स्टार्ट कर देंगे कि किस तरीके से हम इंपीडेंस को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे किसी भी एलसीआर सर्किट के अंदर। क्लियर है बात? तो देखो, हमने यहाँ पे एक एसी सोर्स लगाया हुआ है जहां से कि हमारा करंट निकलेगा ऑल्टरनेटिंग करंट। अब ऑल्टरनेटिंग करंट चाहिए तो ईएमएफ भी ऑल्टरनेटिंग होगा, तो E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये आप जानते हो कि ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ कितना होता था? E नॉट साइन ओमेगा टी। शुरू से ही डिस्कस होता जा रहा है ये वाली चीज। ठीक है, अब यहां से भाई करंट जाएगा। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस R। क्या है? रेजिस्टेंस R। अब इस डायग्राम से पहले मैं आपको कुछ चीज रिमाइंड कराऊंगा, वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। आपने पढ़े थे फेजर्स डायग्राम और फेज एंगल। आप लोगों ने पढ़ा था कि फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। कब कब पढ़ा था? याद करो, जब आपने देखा था कि हमने एक सर्किट में अकेला रजिस्टर लगाया, तो जब रजिस्टर लगाया तो उसके अंदर जो वोल्टेज और करंट का फेज एंगल कितना था। इस बात का मीनिंग क्या है कि फेज एंगल कितना था? इस बात का मीनिंग ये है कि जब करंट और वोल्टेज जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करते हैं या मिनिमम वैल्यू अटेन करते हैं या जीरो वैल्यू अटेन करते हैं, तो क्या वो एक साथ करते हैं, अलग अलग करते हैं? ये मीनिंग होता था फेज एंगल का। यानी अगर फेज एंगल जीरो है, यानी कि उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, जीरो वैल्यू, सारी वैल्यू एक साथ अटेन करेंगे। कौन कौन? वोल्टेज और करंट। अगर फेज डिफरेंस है तो इसका मतलब है कि कोई एक, या तो वोल्टेज या करंट पहले पहुंच जाएगा, दूसरा बाद में पहुंचेगा। हो सकता है वोल्टेज पहले मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर ले, करंट पीछे पीछे जाए, या हो सकता है करंट पहले मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर ले, वोल्टेज पीछे पीछे जाए। तो इस केस में हमारा फेज एंगल कुछ ना कुछ होता है, यानी कि फेज डिफरेंस होता है। अब आपको याद करो तीनों केसेस, जब आपने सर्किट में अकेला रजिस्टर लगाया था तो वहां आपको पता चला था कि उनके बीच का फेज डिफरेंस जीरो था, यानी उनका फेज एंगल जीरो था। मींस उस केस में जब अकेला कौन है? रजिस्टर है आपका। कौन है अकेला? रजिस्टर सर्किट के अंदर। तो
आपका जितनी वैल्यू वोल्टेज की करंट की, वोल्टेज बढ़ेगा करंट बढ़ जाएगा, वोल्टेज कम हुआ करंट कम हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज पहुंचेगा मैक्सिमम वैल्यू करंट पहुंच जाएगा। तो उनका फेज डिफरेंस 0 होता था, तो इसीलिए रजिस्टर के नीचे इनका फेज एंगल भी बनाया गया है। तो उन्होंने बताया कि अगर आई इस डायरेक्शन में है तो जो वी आर होगा, वी आर का मतलब क्या है, वी फॉर पोटेंशियल, वी फॉर पोटेंशियल, आर फॉर चूंकि रजिस्टर का है, इनके बीच में फेज एंगल कितना होता है 0, तो हमने पैरेलल बना दिए आई और वी आर। किसके नीचे बनाया, आर के नीचे, चूंकि मुझे रजिस्टर का फेज एंगल दिखाना था इसलिए मैंने रजिस्टर के नीचे बना दिया। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भाई इनका पोटेंशियल कितना होगा, कैलकुलेट करो। तो ओम्स लॉ के हिसाब से पता है कि मान लो अगर इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है और आर इसका रेजिस्टेंस है, तो वी आर इक्वल टू कितना होता है, आर आई या आई आर। वी आर इक्वल टू क्या होता है, आई आर। यानी अभी हमको रजिस्टर का फेज एंगल पता चल गया, यानी कि हमारा आई अगर इस डायरेक्शन में है तो वी भी हमारा इधर ही डायरेक्शन में, यानी कि एक साथ है। यानी ना तो कोई लीड कर रहा है ना कोई लैग कर रहा है, ना करंट लीड कर रहा है ना वोल्टेज लीड कर रहा है। तो हमने आई और वी आर को एक साथ बना दिया, यानी कि पैरेलल। पैरेलल मींस क्या कि इनके बीच का जो फेज एंगल है वो 0 है। साथ में और क्या हमने बता दिया, हमने बता दिया इस रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है उसकी कितनी वैल्यू है, कितनी वैल्यू है, वी आर इक्वल टू आर आई। ये बात होगी रजिस्टर की। ये वाली बात हमने तब भी की थी जब मेरा अकेला रजिस्टर हुआ करता था इसी सर्किट में, लेकिन अब एलसीआर सर्किट है तो तीनों की बात होगी। तो पहली बात इसकी होगी, अब आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट, अब हमारा इंडक्टर लगा हुआ एल, क्या लगा है, इंडक्टर एल। अब याद करो आप लोग कि जब एसी सर्किट के अंदर अकेला इंडक्टर लगा हो तो उसके अंदर जो वोल्टेज और करंट होता था आपका, उसके बीच में फेज एंगल होता था या नहीं होता था, बिल्कुल होता था। क्या होता था, वहां पर वोल्टेज लीड करता था करंट से π/2, वोल्टेज लीड करता था करंट से π/2। इस बात का मीनिंग ये है कि वोल्टेज पहले मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा, करंट पीछे पीछे मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा। जब वोल्टेज इधर आ जाएगा तब करंट π/2 बाद उधर पहुंचेगा, यानी दोनों के बीच में π/2 का डिफरेंस होता है। यानी वोल्टेज इधर होगा तो करंट π/2 पीछे होगा, वोल्टेज फिर आगे पहुंचेगा, करंट π/2 फिर से पीछे होगा। तो यहां साफ साफ देख पा रहे हो करंट इस डायरेक्शन में और वोल्टेज इस डायरेक्शन में, यानी फिलहाल इनके बीच का जो फेज एंगल है वो कितना है, π/2 यानी कि 90। अब ये एंगल हमेशा रहेगा, जैसे जैसे वोल्टेज आगे बढ़ेगा करंट पीछे पीछे आएगा, लेकिन इनके बीच में फेज एंगल 90 रहेगा। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं, इस केस में हम कह सकते हैं वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को, वोल्टेज क्या कर रहा है, करंट को लीड कर रहा है, और कितने एंगल से, 90 एंगल से या फिर π/2 एंगल से। तो यानी कि इस केस में, इंडक्टर वाले केस में, इनका फेज एंगल 0 नहीं है। ये बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई। अब कई बात कर लेते हैं कि इनका जो वो होगा वोल्टेज होगा वो कितना होगा, तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा VL। अब मैंने देखो VR किसके लिए यूज किया था, वोल्टेज रजिस्टर का, VL यूज कर रहा हूं मैं वोल्टेज इंडक्टर का। कितना होगा, सेम फॉर्मूला, जितना करंट फ्लो कर रहा है मल्टीप्लाई बाय जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है। अब याद करो इसके इस वाले केस में जो इंडक्टर का केस होता था, अपन लोग यहां पर रेजिस्टेंस वर्ड यूज नहीं करते थे, हम रिएक्टेंस वर्ड यूज करते थे, और उसको भी क्या बोलते थे, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और डिनोट करते थे XL से। तो क्या मैं कह सकता हूं मेरा VL इक्वल्स टू हो जाएगा XLI, कंपेयर करके सेम देखो, VR इक्वल्स टू कितना है मेरा IR, VR इक्वल्स टू क्या है मेरा IR, क्योंकि रजिस्टर R है। अब मेरा VL इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो करंट तो सेम है, I करंट तो सेम है, अब R की जगह यहां क्या आएगा, यहां पर आएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि XL। कितना आएगा, XL। तो बन गया पोटेंशियल IXL। क्लियर है, आपको पता चल गया इस इंडक्टर के अंदर वोल्टेज और करंट के बीच का फेज एंगल कितना है, और ये भी पता चल गया कौन लीड कर रहा है। इंडक्टर के केस में आपका वोल्टेज लीड करता है करंट को π/2, और ये भी पता चल गया पोटेंशियल कितना होता है XLI या IXL, बात एक ही है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कैपेसिटर की। अब कैपेसिटर के अंदर याद करो कि जब एक सर्किट के अंदर अकेला कैपेसिटर लगा हो तो उसमें पोटेंशियल और करंट के बीच में क्या रिलेशन आता था, कौन लीड करता था कौन लैग करता था। इंडक्टर का अपोजिट था, इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता था, यहां पर करंट लीड करता है। यानी करंट अगर यहां पर है, देखो यहां पर भी करंट यही था, हॉरिजॉन्टल था, पर इंडक्टर के केस में वोल्टेज हमेशा 90 डिग्री आगे था, पर यहां पर वोल्टेज 90 डिग्री पीछे ही रहेगा, यानी कि देखो पीछे है VC। यानी अगर करंट यहां पर है तो पोटेंशियल यहां रहेगा, अगर करंट यहां आ जाता, अगर करंट ऊपर होगा तो पोटेंशियल यहां होगा। जैसे अगर करंट मान लो यहां आ गया, कैपेसिटर वाले केस में करंट यहां आ गया, तो अगर करंट यहां आ गया तो ये इसके पीछे ही रहेगा VC। कितने पीछे रहेगा, 90।
तो यानी इस केस में V जो है वो पीछे पीछे चलेगा, करंट आगे आगे चलेगा। यहां V आगे आगे चल रहा था, करंट पीछे पीछे चल रहा था। तो अभी हमने फिलहाल ओरिएंटल केस माना है करंट का, तो ओरिएंटल केस के करंट का क्या होगा, अब करंट ऐसे है, अब वोल्टेज को तो पीछे ही रहना है, और कितना रहना है, π/2 यानी कि 90 डिग्री। तो यहां पर हमने VC बना दिया। तो यहां भी हमें पता चल गया कि कैपेसिटर के केस में फेज डिफरेंस होता है, और जो वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, यानी कि π/2 का। और यहां पर लीड कौन करता है, करंट करता है। कौन करता है, करंट। तो याद रखना, इंडक्टर में लीड करता है वोल्टेज, कैपेसिटर में लीड करता है करंट, और रजिस्टर में पूछा जाए तो कोई किसी को लीड नहीं करता, दोनों एक साथ चलते हैं। क्लियर है। अब जिस तरीके से हमने यहां पे पोटेंशियल की वैल्यू निकाली रजिस्टर के अक्रॉस, फिर हमने पोटेंशियल की वैल्यू निकाली एल के अक्रॉस, सेम हम पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे कैपेसिटर के अक्रॉस। तो जब हम कैपेसिटर के अक्रॉस वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, पोटेंशियल VC से डिनोट कर दिया। अब फॉर्मूला क्या होता है, करंट मल्टीप्लाई बाय जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है, लेकिन यहां पर हम रेजिस्टेंस वर्ड नहीं यूज करते, इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए रिएक्टेंस वर्ड यूज करते थे। इंडक्टर के लिए होता था इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर के लिए होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस को XC से नोट करते हैं। तो सेम फॉर्मूला रहेगा, VC कैलकुलेट करना है तो I तो सेम ही रहेगा करंट, क्योंकि भैया सीरीज में है, तो सीरीज में जो करंट R पे गया था वही करंट L पे गया था, वही करंट C पे गया था, तो I तो सेम रहा। लेकिन जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा या रिएक्टेंस ऑफर जो होगा वो अलग होगा। तो कैपेसिटर का रिएक्टेंस कितना होता है, XC। तो इसका फॉर्मूला बन गया VC इक्वल्स टू IXC, यानी कि जो रेजिस्टेंस ने ऑफर किया वो VR इक्वल्स टू IR किया, जो इंडक्टर का पोटेंशियल है वो VL इक्वल्स टू IXC है, जो कैपेसिटर का पोटेंशियल है VC इक्वल्स टू IXC है। अगर बात किया कितना कितना रेजिस्टेंस ऑफर किया तो ऐसे बोल सकते हो, इसने R रेजिस्टेंस ऑफर किया, XC यानी कि इसने क्या किया, XL है, XC नहीं है XL है। इसने कितना किया, इसने इंडक्टिव रिएक्टेंस XL ऑफर किया यानी करंट को, और उसने XC यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफर किया। पूरा डायग्राम अच्छे से क्लियर हो गया, एक एक वैल्यू एक एक टर्म जो इस डायग्राम में लिखा हुआ है मैंने आपको समझाने की कोशिश की हुई है। ठीक है, इसको बनाना हो तो बना लो, मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। यहां तक क्लियर है। अब देखो अपन का तरीका, अपन का क्या टारगेट था, अपन का टारगेट था कि इनका नेट रेजिस्टर निकालना। अभी तो देखो क्या क्या निकला है, VC निकला है, VR निकला है, VL निकला है, लेकिन सब अलग अलग है, और हमको चाहिए नेट रेजिस्टेंस। क्या चाहिए, नेट रेजिस्टेंस। अब इतना तो एक चीज आपको क्लियर ना, मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारे फेजर्स होते हैं ना वो वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। फेजर्स यानी कि जो साइनसॉइडल फॉर्म में होते हैं, तो जो हमारे यहाँ पे V है, पोटेंशियल है ना, वो किसकी फॉर्म में होगा, वेक्टर की फॉर्म में होगा। अब आप लोगों को याद आ रहा होगा, अगर ये तीनों ही वेक्टर है, VC, VR और VL, अगर ये तीनों ही वेक्टर है तो तीनों वेक्टर को सॉल्व करना थोड़ा आसान होता है। बस फर्क कितना है, हमको इनके बीच का एंगल पता चल जाए, डायरेक्शन पता चल जाए। बात क्लियर ना, माइंड में क्लियर हो गया ना। VR, VC और VL आपके क्या है, वेक्टर से। आप पूछोगे वेक्टर क्या है सर, पोटेंशियल, तो उसके लिए क्वांटिटी होती है। तो मैंने पहले भी बोला है, फिर से बोल रहा हूं कि जो वेक्टर होते हैं वो तो वेक्टर क्वांटिटी होते ही है, वेक्टर फॉलो करते हैं। फेजर्स जो होते हैं, क्या बोला मैंने, फेजर्स, जो हमारे फेजर्स होते हैं, अगर फेजर्स वर्ड ना यूज करूं तो मैं यूज कर सकता हूं जो मेरी साइनसॉइडल क्वांटिटी होती है। साइनसॉइडल क्वांटिटी का मतलब है कि ऐसी क्वांटिटी जो साइन की वैल्यू पर डिपेंड करती हैं, वो भी वेक्टर की तरह ही ट्रीट की जाती हैं। तो आपको याद है कि यानी करंट, जो ऑल्टरनेटिंग करंट है और जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, इसको क्या माना जाता है, साइनसॉइडल क्वांटिटी। क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, V नॉट साइन ओमेगा टी, यानी V क्या है, साइन की फॉर्म में। I इक्वल टू क्या होता है, I नॉट साइन ओमेगा टी, यानी I भी क्या है, साइन की फॉर्म में। तो इसीलिए V और I को क्या माना जाता है, साइनसॉइडल वेरिंग क्वांटिटी, यानी साइन की वैल्यू की वजह से वेरी करती है। तो इसीलिए हम इन क्वांटिटी को क्या बोल सकते हैं, वेक्टर बोल सकते हैं। तो क्लियर, एक बात क्लियर हो गई कि ये क्या है, वेक्टर। अब अगर ये वेक्टर है तो वेक्टर का तो एक नेट वेक्टर निकालना या रिजल्टेंट वेक्टर निकालना आसान होता है। तो अब अपन का टारगेट क्या होगा, सिंपल समझ में आ गया, VC, VR, VL, इन सबका एक नेट वोल्टेज निकालूंगा मैं। क्या निकालूंगा, नेट वोल्टेज। ठीक है, उसको यूज करूंगा, करंट मेरे को दिया हुआ है तो, और उसके आंसर में क्या निकलेगा, नेट रेजिस्टेंस, यानी जिसमें XC भी आता हो, जिसमें R भी आता हो, जिसमें XL भी आता हो। तो क्लियर है, तो वोल्टेज भी नेट निकलेगा और रेजिस्टेंस भी। अपन को कैलकुलेट भी यही करना है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इंपीडेंस ऑफ द सीरीज LCR सर्किट। यानी इंपीडेंस क्या होता है, मैंने वही बताया, इंपीडेंस होता है जो नेट रेजिस्टेंस ऑफर करता है LCR सर्किट। यहां तक सारी बातें क्लियर है, आगे बढ़े। अब देखो आगे, suppose a resistance R and inductance L and capacitance C are connected in series to a source of alternating EMF given by। जो जो बातें अब तक मैंने बोली हैं आपको, वो सारी बातें हम लिखकर बताई जाएंगी। तो आप सुन तो पहले चुके हो, समझ भी आ चुका है, अब सिर्फ पढ़ते जाओ। तो भाई बोला है कि मान लो रेजिस्टेंस R लगा है, इंडक्टेंस L लगा है, कैपेसिटेंस C लगा है किसी सीरीज में, और सोर्स क्या है उसका E, यानी E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। वो हम ऑलरेडी डायग्राम में देख चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब आगे बात आती है कि लेट I बी द करंट इन द सीरीज सर्किट एट एनी इंस्टेंट। देन किसी भी इंस्टेंट पर हमने मान लिया कि इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो I करंट फ्लो कर रहा है। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नंबर वन,
वी आर निकालती है। क्या निकालते हैं? वी आर। जैसे मैंने यहां समझाया था ना कि सबसे पहले मैंने क्या निकाला था? वी आर निकाला था। तो वहां पर वही बात को लिख रहा है वो कि वी आर निकालते हैं। तो वी आर वेक्टर इक्वल टू आर आई वेक्टर, डाउट नहीं है ना, वी इक्वल टू आई आर ही होता है। तो वी आर इक्वल टू आर आई अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर। सही बात है कि जो ये वोल्टेज होगा वो किसके अक्रॉस होगा? रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस होगा। विल बी इन फेज विद द करंट आई। और किस फेज में होगा? आई करंट के फेज में होगा। ये भी बिल्कुल ठीक है। सो फेजेस वी आर एंड आर इन द सेम डायरेक्शन, द एम्पलीट्यूड ऑफ वी आर इज। तो कह रहा है कि जो फेजर्स हैं यानी कि जो वोल्टेज है और जो करंट है वो सेम फेज में है। तो वी आर और आर ये तो निकल आया। अब ये बात जो भी करेंगे एम्पलीट्यूड भी करेंगे। एम्पलीट्यूड का मीनिंग क्या? ध्यान समझ लो। एम्पलीट्यूड में करेंगे जैसे हमने माना किसी भी टाइम पर जो पोटेंशियल है वो कितना माना मैंने? वी आर। किसी भी टाइम पर पोटेंशियल माना मैंने वी आर, तो उस टाइम पर करंट था आई, रेजिस्टेंस आर, तो फॉर्मूला बन गया वी आर इक्वल टू आई आर। अब ये कह रहा है कि ये वाला जो पोटेंशियल है इस रेजिस्टेंस का वो किसी भी इंस्टेंट टाइम पर है। हमें सबके एम्पलीट्यूड चाहिए। अब आपको याद होगा एम्पलीट्यूड का मीनिंग क्या होता था? एम्पलीट्यूड का मीनिंग होता था कि सबकी पीक वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? पीक वैल्यू, चाहे वो करंट हो चाहे वो वोल्टेज हो। और पीक वैल्यू को किससे डिनोट करते हैं? नोट लगा के। जैसे वी नोट मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल है, आई नोट मतलब मैक्सिमम करंट है। तो जो भी इसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे पोटेंशियल और करंट, वो किस में करेंगे? एम्पलीट्यूड्स में करेंगे। तो क्लियर हो गया हम क्या करने वाले हैं? एम्पलीट्यूड्स में इसको एक्सप्रेस करने वाले हैं। तो ये क्या बन जाएगा? देखो वी नोट। वी नोट का मतलब क्या है? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन बताना पड़ेगा किसका? एल का कि भाई आर का कि भाई सी का, तो यहां मेंशन करना पड़ेगा। इसलिए मैंने लिख दिया वी नोट आर। क्या लिख दिया? वी नोट आर। ठीक है, यहां पर वी नोट एल लिखा हुआ है, गलत लिखा है, वी नोट आर आएगा। कोई दिक्कत? तो वी नोट आर। अब इसका वी नोट आर का मतलब क्या है कि मैक्सिमम पोटेंशियल है और किसका है? अक्रॉस आर, वी नोट आर। करंट कितना है? आई। लेकिन अगर चूंकि पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया है तो करंट भी मैक्सिमम हो जाएगा, उससे ज्यादा करंट हो जाएगा नहीं। तो ये बन गया आई नॉट और ये बन गया आर। तो फॉर्मूला आपका आ गया पोटेंशियल का वी नॉट आर आई नॉट आर। इसका मीनिंग क्लियर हो गया। वी नॉट क्यों लगाया? क्योंकि एम्पलीट्यूड की बात करेंगे। तो चेक करो क्या ये वाली चीज ये लिखी है कि नहीं लिखी है। देखो वी नॉट आर, यहां वी नॉट एल धोखे से लिखा हुआ है लेकिन एल नहीं है, आर है। मैंने ठीक कर दिया। ठीक है, वी नॉट आर। तो वी नॉट आर इक्वल टू क्या हो गया मेरे भाई? आई नॉट आर। तो वही मैंने लिखा है वी नॉट आर इक्वल टू आई नॉट आर। यानी आपको मैक्सिमम पोटेंशियल पता चल गया किसके अक्रॉस? रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस। ये बात हुई नंबर 1। और साथ में ये भी लिखा है कि ये सेम फेज में है। किसमें है? इन द सेम डायरेक्शन। वी आर और आई आर क्या है? सेम डायरेक्शन। नंबर 1। अब नंबर 2 आगे वाले पे चलते हैं। इसको नोट करना, नोट कर लो पहले। ठीक है, नोट कर लिया। अब आगे बात करेंगे। तो आगे देखो बात आती है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। क्योंकि पहले रेजिस्टेंस था डायग्राम में, फिर इंडक्टर था। तो रेजिस्टेंस वो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो देखो वीएल, वीएल इक्वल टू क्या लगा था हमने? एक्सएल आई वेक्टर। ये वहां भी मैंने बताया था कि जो पोटेंशियल होता है अक्रॉस इंडक्टर उसे हमने डिनोट किया वीएल से किसी भी इंस्टेंट टाइम पर। तो हमें पता चला उस टाइम पर करंट आई था मल्टीप्लाई बाई जो वो रिएक्टेंस ऑफर कर रहा है यानी कि एक्सएल। ठीक है भाई, अच्छी बात है। अक्रॉस द इंडक्टेंस एल अहेड ऑफ द करंट आई इन द फेज पाई बाई 2 रेडियन। अब लगे हाथ इन्होंने ये भी बता दिया कि जो वोल्टेज है वो पाई बाई 2 रेडियन आ गया करंट से। यानी कि क्या था? अगर करंट हमारा इस डायरेक्शन में इंडक्टर के लिए तो वोल्टेज हमारा इसका 90 डिग्री पे मिलता है। कितना? पाई बाई 2 आगे। यही मीनिंग होता था। करंट से कितना आगे होता है वोल्टेज? पाई बाई 2। तो भैया बोल दिया वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस एल इज अहेड यानी कि आगे है ऑफ करंट आई इन द फेज बाई पाई बाई 2 रेडियन। यानी जो वोल्टेज है वो अहेड है बाई पाई बाई 2 रेडियन बाई द करंट। ठीक है, सो फेजर वीएल लाइज पाई बाई 2 रेडियन एंटी क्लॉकवाइज विद रेस्पेक्ट द फेजर आई। यानी बोला है इन्होंने, तो इसका मतलब आई से कितना होगा? वीएल। आई से वीएल होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पाई बाई 2 चलते जाओ। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पाई बाई 2 चलते जाओगे तो वीएल के पास पहुंच जाओगे। ओके, तो इट्स एम्पलीट्यूड इज, फिर से बड़ी बात की एम्पलीट्यूड क्या होगा। अब एक बात बताओ, वी आर क्या है? किसी भी इंस्टेंट पर उसका पोटेंशियल। तो एम्पलीट्यूड क्या होगा? वी नॉट। तो इन्होंने देखो वीएल को क्या रख दिया? वी नॉट इक्वल्स टू, अब वी नॉट किसका? मैक्सिमम पोटेंशियल किसका? एल का। तो बताना पड़ेगा, तो इसलिए वी नॉट एल लिख दिया। क्लियर है? अब मैक्सिमम पोटेंशियल है चूंकि, तो करंट भी मैक्सिमम आएगा, आई नॉट एक्सएल एज इट इज रहेगा। तो चेक करो वही लिखा है कि नहीं लिखा? वी नॉट एल आई नॉट एक्सएल। यानी ये आपको पता चल गया पोटेंशियल अक्रॉस द इंडक्टर, और वो भी पोटेंशियल नहीं, मैक्सिमम पोटेंशियल अक्रॉस द इंडक्टर एल, क्योंकि वी नॉट निकाल दिया यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। और मैंने डायग्राम भी बना दिया, इस तरीके का डायग्राम है। उसका डायग्राम क्या था इससे पहले वाले का? यानी वोल्टेज इस डायरेक्शन है, करंट भी इस डायरेक्शन है, यानी कि उनके बीच का फेज एंगल 0 था। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं। थर्ड,
वोल्टेज VC इक्वल टू XCI, यानी जो कैपेसिटर था उसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी थी, वही वाली बात की किसी भी इंस्टेंट टाइम पर मान लो करंट I फ्लो कर रहा है और उस कैपेसिटर के द्वारा जो रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस ऑफर किया जा रहा है वो XC किया जा रहा है, तो VC इक्वल टू द XCI अक्रॉस द कैपेसिटेंस C। अब वहां पे क्या हो रहा था कि वोल्टेज लेग बिहाइंड द करंट इन फेज बाई π/2 रेडियन। अब याद करो, डायग्राम में भी समझाया था कि कैपेसिटर के केस में वोल्टेज लैग करता है करंट से π/2 रेडियन। डायग्राम देख लो फिर से, वरना आपका कैपेसिटर के केस में वोल्टेज लैग करता है यानी कि पीछे रहता है करंट से कितना, π/2 रेडियन। तो ठीक है, लग गया था उन्होंने, ये बता दिया, यहां भी बता दिया, वहां भी बता दिया कि करंट से कितना पीछे मिलेगा आपको, एंटी क्लॉक, वो क्लॉकवाइज चलते जाओ 90 डिग्री, आपको क्या मिल जाएगा, V मिल जाएगा। सो फेजर VC लाइज π/2 रेडियन क्लॉकवाइज, वही बोला है कि π/2 रेडियन आपको कहां मिलेगा, आप क्लॉकवाइज चलते जाओ विद रेस्पेक्ट द फेजर I, यानी कि आपका करंट I इस डायरेक्शन में है, इससे क्लॉकवाइज चलो। क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, इस तरफ, क्योंकि इधर एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो आप क्लॉकवाइज चलते जाओ कितना, π/2। जैसे आप क्लॉकवाइज चलोगे π/2 तो आपको V मिल जाएगा, वो भी VC मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये वाला फेजर था किसका, फेज एंगल, ये इंडक्टर के लिए था, कैपेसिटेंस के लिए। इसमें VC आगे है, VL, VC नहीं, इसमें VL आगे है, यानी कि पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर, यहां पे VC पीछे है, यानी कि पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, यानी यहां पर पोटेंशियल लैग कर रहा है, या तो ऐसे बोलो या बोलो यहां पर करंट लीड कर रहा है, ऐसे बोलो। क्लियर है? सही पता चल गया। अब भाई मैग्नीट्यूड कितना होगा, एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड भी हमें लिख दिया कि भाई एम्पलीट्यूड का मैग्नीट्यूड कितना होगा पोटेंशियल का, V0C, यानी V0 फॉर मैक्सिमम पोटेंशियल, C फॉर कैपेसिटर के अक्रॉस या कैपेसिटेंस के अक्रॉस कितना होगा, मैक्सिमम करंट I0 XC, यानी कि थर्ड हो गया। तो हमको तीनों के पोटेंशियल्स पता चल गए, यानी V0R पता चल गया, V0L पता चल गया, V0C पता चल गया। यहां तक क्लियर है? नोट करना हो नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ता हूं। नोट कर लिया मेरे भाई? ठीक है। अब देखो आगे ध्यान से समझना। अब डायग्राम देखना, फेजर डायग्राम फॉर अ सीरीज LCR सर्किट। हम लोग फेजर डायग्राम बनाएंगे LCR सीरीज सर्किट के लिए। बस यहां पे एक कंडीशन में बता दे रहा हूं पहले कि मैं मान के चल रहा हूं जो ना VL है वो VC से बड़ा है, जो मेरा VL है वो क्या है, VC से बड़ा है। पहले ये मान के चल रहा हूं, अब दोनों एक केस मान सकते हो, भी समझ आया है क्यों मान के चल रहा हूं। ठीक है, अब देखो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बनाऊंगा। देखो अब ध्यान से समझना, डायग्राम बनाना शुरू करूं, सबसे पहले रेजिस्टेंस का बताओ। रेजिस्टेंस का जो करंट था और जो पोटेंशियल था एक ही डायरेक्शन में था। तो ध्यान से समझना डायग्राम को कॉन्सेप्चुअली। ये वाला जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये बता रही है VR वेक्टर को, यानी ये कह रहा है कि पोटेंशियल अक्रॉस R इधर है और करंट भी इसी डायरेक्शन में है। तो ये किसके लिए हो गया, R उसके लिए हो गया, रजिस्टर के लिए। क्लियर है? तो पहले मैं वन बाय वन डायग्राम को यहां बना भी देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहां बना दे रहा हूं, देखो यहां बनाते चल रहा हूं, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, ठीक है। देखो सबसे पहले यहां बनाते चल रहा हूं मैंने माना कि करंट इधर है, करंट किधर है, इधर है, I वेक्टर उधर है, कोई दिक्कत किसी को? I वेक्टर अगर उधर है और मैंने मान लिया कितने पर है, मैंने मान लिया अभी वो कोई एंगल पर होगा I वेक्टर। ठीक है, अब वन बाय वन में क्या करूंगा, वन बाय वन में यहां पर फेज एंगल बनाता जाऊंगा V और I के बीच का। ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग करो R से। R के अंदर V और I सेम डायरेक्शन में होते थे, अगर I इस डायरेक्शन में है तो जो पोटेंशियल रजिस्टर के अक्रॉस होगा उसका भी डायरेक्शन इधर ही होगा, यानी VR भी यही मिलेगा, यानी VR को भी मैंने इधर बना दिया। किसी को कोई समस्या तो नहीं है? अगर करंट इधर है तो VR भी इधर है, करंट इधर होता तो VR भी इधर होता, करंट इधर होता तो VR भी इधर होता। मैंने किसी एंगल पे माना है करंट, तो मेरा VR भी उसी डायरेक्शन में है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में क्या है, VR है। क्यों? क्योंकि ये सेम फेज होता था, उनके बीच कोई फेज एंगल नहीं था, कोई फेज डिफरेंस नहीं था। ये तो बात होगी रजिस्टर की। क्लियर है? नंबर वन। तो देखो ये वाला हो गया, VR और I सेम डायरेक्शन हो गई। अब आ जाओ इंडक्टर पे। इंडक्टर क्या कहता था? इंडक्टर कहता था कि भैया पोटेंशियल लीड करता है करंट से, पोटेंशियल लीड करता है करंट से। अब मुझे आप एक बात बताओ, क्या जो करंट था वो रजिस्टर में और इंडक्टर में अलग अलग था या सेम था? याद करो, सेम था भाई। I तो I ही लिया था ना, बस हमने R रेजिस्टेंस का ले लिया था और उधर मैंने XL ले लिया था, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस ले लिया था। I तो सेम रखा था ना, तो मेरा I तो यही रहने वाला है ना। अब मैं बनाऊंगा इंडक्टर के लिए फेज डायग्राम, फेजर डायग्राम। तो वोल्टेज क्या करता है, लीड करता है कितना, π/2। किधर, एंटी क्लॉकवाइज। तो पकड़ लो, करंट को पकड़ लिया, करंट भैया यही वाला करंट था। कहां पर? यही वाला करंट था इंडक्टर में। लेकिन इंडक्टर में बोला गया था कि जो आपका पोटेंशियल है एंटी क्लॉकवाइज π/2 डायरेक्शन में मिलेगा। तो स्टार्ट हो जाओ, यहां से चलना शुरू किए तो पता चला एंटी क्लॉकवाइज में π/2 इधर मिला।
कहां मिला, π/2 इस डायरेक्शन में मिला। तो ये मेरा डायरेक्शन हो गया VL का, किसका हो गया, VL का। 90 डिग्री बनाना है, थोड़ा सा और इधर मोड़ना चाहो तो मोड़ सकते हैं, जैसे कि क्योंकि 90 डिग्री बनाना ना एग्जैक्ट हमें मेरे भाई, तो 90 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, इसको इससे 90 बनाना है तो कहीं इधर आएगा, यानी कि इसके बीच का जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। यहां तक क्लियर है, ये हो गया मेरा VL। कोई समस्या, दो फेजर बन चुके, दो फेजर डायग्राम बन चुके, किस किस का, VR और I का। ये तो ये सेम ही था, अगर VR इस डायरेक्शन में था और I भी इसी डायरेक्शन में था, यानी रजिस्टर का तो ये एक लाइन ही काफी थी, रजिस्टर के लिए तो एक ही लाइन काफी थी, या VR भी इधर I भी इधर, चाहे VR इधर I इधर, चाहे VR इधर तो I भी इधर, भाई वो तो सेम डायरेक्शन में थे, कोई इनके बीच में फेज डिफरेंस आई नहीं, तो एक दूसरे के ऊपर आ गई। जब मैंने इंडक्टर के लिए फेजर डायग्राम बनाया, जब मैंने इंडक्टर बनाया तो पता चला करंट से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री चलो, तब आपको मिलेगा पोटेंशियल अक्रॉस L, यानी तो VL मिल गया। तो ये डायग्राम बन गया, यानी VL ये है, I यहां है, तो इसमें बोलोगे पोटेंशियल लीड कर रहा है करंट से π/2, या बोलोगे करंट लैग कर रहा है पोटेंशियल से π/2, क्योंकि करंट पीछे। अब डायग्राम को कंपेयर कर लो, करंट इधर है, ये वाली जो डायग्राम है ये क्या किसको बता रहा है, ये बता रहा है भैया VL को, देख लो किसको बता रहा है, VL वेक्टर को। दो कंपेयर करके बताता रहा हूं, इसलिए साथ ही साथ डायग्राम बना रहा हूं ताकि ये डायग्राम आपको अच्छे समझ आ सके। तो I इधर था, VR भी इधर था, क्योंकि सेम फेज में थे। आपको पता है I तो इसको पकड़ के रखा आपने देखा करंट से जब हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमें मिल जाएगा इंडक्टर का फेजर डायग्राम, यानी कि वहां मिल जाएगा पोटेंशियल VL। तो हम जैसे यहां से 90 डिग्री पहुंचे तो हमें VL मिल गया इस डायरेक्शन में। तो अभी तक दो बन गए हमारे, फेजर डायग्राम इंडक्टर का बन गया, रजिस्टर का बन गया। अब कौन बचा, कैपेसिटेंस। अब याद रखो कैपेसिटेंस क्या कहता था, कैपेसिटेंस कहता था कि भाई हमारा जो वोल्टेज है वो करंट से π/2 पीछे लैग करता है, यानी करंट लीड करता है, पोटेंशियल लैग करता है, यानी पोटेंशियल पीछे रहता है। अब करंट को पकड़ो, करंट तो ये सेम है सबके लिए, करंट तो रजिस्टर के लिए भी सेम था, करंट तो इंडक्टर के लिए भी सेम था, और करंट कैपेसिटर के लिए भी सेम है। तो अगर करंट का ये डायरेक्शन है और करंट से 90 डिग्री पे VL है, तो मेरे भाई VC कहां होगा, इससे 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलो, क्योंकि याद करो वहां मैंने क्या लिखाया था कि जब करंट से एंटी क्लॉकवाइज 90 चलोगे तो मिल जाएगा VL, और करंट से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री चलोगे तो मिल जाएगा VC। तो चलना शुरू करो, तो भाई ये मिल जाएगा मुझे, जब मैं इससे 90 डिग्री चलूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा VC। किसी को कोई समस्या, तो ये मेरा बन गया एक ही फेजर डायग्राम के अंदर तीनों, कौन कौन, कैपेसिटर भी, रजिस्टर भी, इंडक्टर भी। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना, ओके। अब एक बात बताओ, तीनों ही मैंने क्या बताया था, वेक्टर है, VL भी वेक्टर है, VC भी वेक्टर है, VR भी वेक्टर है। अब अगर मैं तीनों पोटेंशियल का नेट वोल्टेज निकालना चाहूं तो आसान होगा, क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग वेक्टर्स को रिजोल्व कर सकते हैं, वेक्टर को सॉल्व कर सकते हैं, नेट या फिर तो रिजल्टेंट वेक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, देखो ध्यान से समझना। VL और VC अपोजिट डायरेक्शन में है, VL और VC अपोजिट डायरेक्शन में, तो या तो VL को VC की तरफ कर दो, भैया वेक्टर क्या कहता था, अगर A और B अपोजिट डायरेक्शन हो तो या तो A को B की तरफ कर दो, क्या करना है, A को नेगेटिव बना दो B की तरफ हो जाएगा, या B को नेगेटिव बना दो A की तरफ हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे, VL और VC अपोजिट है, मैं चाहता हूं VL VC कंबाइन हो जाए, यानी कि मुझे नेट या रिजल्टेंट वेक्टर पता चल जाए VL और VC का। तो क्या करना पड़ेगा, या तो VL को VC की तरफ करूं या VC को VL की तरफ करूं। अब दोनों ही केस हो सकते हैं। तो अब याद करो मैंने स्टार्टिंग में क्यों बोला था कि मैं मान के चल रहा हूं VL बढ़ाए VC से, क्योंकि ये कुछ तो मान के चलना पड़ेगा। आप लोग ये भी मान के चल सकते हो VC बढ़ाए VL से, आप क्या मान सकते हो VC बढ़ाए VL से, तो VL को उधर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं क्या मान के चलूंगा, VL बढ़ा है VC से, अगर VL बढ़ा है VC से तो VC का डायरेक्शन चेंज कर दूं उधर, तो अगर VL का डायरेक्शन अगर VC का डायरेक्शन चेंज कर दूंगा तो VC यहां से हटा दूंगा, मैं VC को यहां से मेरे भाई हटा दूंगा, और मैं क्या करूंगा, इसको इसी डायरेक्शन में लिख दूंगा, यानी ये हो जाएगा मेरा VL माइनस का VC वेक्टर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, यानी अब ये डायग्राम थोड़ा सा और इजी हो गया, यानी जो एक ये वाली आर्म थी वेक्टर की उसको हमने हटा दिया, उसको सेम डायरेक्शन में कर दिया ना, तो यही आर्म जो है अब हमें बता रही है VL माइनस का VC। तो थोड़ा सा सॉल्व हुआ, थोड़ा डायग्राम आसान हुआ। तो देखो यहां भी वही हो रहा है, VC डायरेक्शन ये है। अब इन्होंने क्या किया, ये लाइन बनाई और यहां पे बोल दिया VL माइनस VC। देखो यहां भी इन्होंने लिखा VL वेक्टर माइनस VC वेक्टर। क्लियर है, सेम मैंने लिखा है। अब ये डायग्राम मिल गया, लेकिन अभी भी V बचा, क्योंकि भैया अभी कौन कौन सॉल्व हुआ है, VC और VL हुआ है, लेकिन अभी VR बचा हुआ है। क्या बचा है, VR। और कितना एंगल है ये, 90 डिग्री का एंगल, इनके बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का। अब अगर याद करो 90 डिग्री का एंगल होता था तो कैसे सॉल्व होते थे, 90 एंगल होता था, या तो ऐसे सोचो या फिर ऐसे सोचो सिंपली
कि अब देखो एक वीएल इधर है और एक वीआर इधर है, इनका जो नेट वोल्टेज होगा, क्या मैं इसे ईएमएफ ई बोल दूं, क्योंकि मेरा टारगेट क्या था, वीएल, वीसी और वीआर, इन तीनों का नेट पोटेंशियल या रिजल्टेंट पोटेंशियल को कैलकुलेट करना। एक तो सॉल्व हो गया, वीसी का आम तक आ गया, वीसी दस सकते थे वीएल। अब वीएल और वीआर इनका जो नेट वो होगा, इनका जो मेरे भाई नेट वो होगा, वो रेजिस्टेंस कहीं बीच में से जा रहा होगा ई, कि हाँ कि ना, यहां तक कोई समस्या भाई, बिल्कुल जा रहा होगा बीच में से। क्यों? क्योंकि भैया एक ही चलेगा ना, अब इन दोनों को भी तो एक बनाना है, इन दोनों को एक बनाने के लिए मैंने बीच में से ई बना दिया। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कैसे करता है, याद होगा आपको कि वेक्टर सॉल्व होते थे अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते थे, अगर हमारे ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होते थे, परपेंडिकुलर होते थे, उनका रिजल्टेंट निकालना होता था, तो हम कैसे निकालते थे, याद करो, तो रिजल्टेंट इक्वल टू होता था अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद है कि नहीं, ये तो 11th में भी पढ़ा होगा, 11 में पढ़ा है ना, वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या हो, परपेंडिकुलर हो यानी 90 डिग्री पर हो, तो जो इनका रिजल्टेंट होता था वो इक्वल होता था अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी पहले वाले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले वेक्टर का स्क्वायर। क्लियर है? तो अब हम वही करने जा रहे हैं, यहां तक कोई समस्या नहीं है ना। अब हम करने वाले हैं वीएलवीसी का नेट वोल्टेज। अब एक बार अच्छे से डायग्राम को देख लो मेरे भाई, बिल्कुल क्लियर है कि नहीं। मैंने दूसरा डायग्राम इसीलिए बनाया था ताकि आपको एक एक स्टेप समझ आ जाए। अब देखो डायग्राम को देख लो, अपन का देखो क्या क्या है, फिर से समझा दे रहा हूं। वी आर इस डायरेक्शन में था, आई भी इसी डायरेक्शन में था। इट मींस कि भैया इनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, फेज एंगल जीरो। हमें पता चला था वी आर से कितना चलो, 90 डिग्री चलो, वी आर से 90 डिग्री चलो तो वीएल मिल जाएगा। वी आर में आई बोलो, क्योंकि वी आर और आई सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, आई बोल रहा है वी आर बोलो। जब आई से 90 डिग्री चलो तो वीएल मिला था आगे की तरफ, और आई से 90 डिग्री चलो तो वीसी मिला था पीछे की तरफ, तो हमें तीन मिल गए। एक वीसी वी आर इस डायरेक्शन में हो गया, एक वीसी इस डायरेक्शन में हो गया, वीएल इस डायरेक्शन में हो गया। तो उन्होंने कहा तीन वेक्टर है, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये, तीन है ना। एक वेक्टर तो ये है और एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। अब उन्होंने कहा अगर ये तीन वेक्टर है तो भैया इनका नेट वेक्टर भी निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो उन्होंने कहा पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो। क्या करो, इन दोनों को। तो इसका डायरेक्शन इधर कर दिया, इसका ही डायरेक्शन इधर क्यों किया, इसका क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने माना था वीएल बड़ा है वीसी से, तो वीसी मैंने उस साइड ले लिया, नेगेटिव कर दिया। अब वीएल माइनस वीसी इस डायरेक्शन में हो गए, तो अब मैं क्या करूंगा, इसके और इसके बीच का नेट ईएमएफ निकालूंगा, जो कि मैंने माना है ई। देखो जो मेरा ये वीएल माइनस वीसी इस डायरेक्शन में हो गया, मैं ये तो सॉल्व करके इधर पहुंच गया, और वीएल अभी भी इस डायरेक्शन में। अब इस वाले वीएल और इस वाले वीआर, इनका जो नेट है वो मैंने मान लिया ये है ई। इसीलिए ई नोट क्या बता रहा है, ई नोट बता रहा है नेट वोल्टेज किसके बीच में, ये नेट वोल्टेज है किसका, वीआर, वीएल और वीसी, इन तीनों का नेट वोल्टेज हमारा ई है, जो कि अकेला बस ई ऐसे बनेगा। यहां तक क्लियर है बिल्कुल। और जो ई है यानी वो नेट वोल्टेज होगा, और करंट क्या है हमारा आई है। तो देखो करंट और वोल्टेज के बीच का जो एंगल होता था हम क्या बोलते थे, फेज एंगल। इसीलिए इसे हमने 5 से नोट किया है फेज एंगल। क्या किया है, फेज एंगल। क्योंकि फेज एंगल का मतलब क्या होता था, फेज एंगल का मतलब होता था किसी भी सर्किट के अंदर आपका करंट और वोल्टेज के बीच में कितना एंगल है। अब एक बात बताओ, इस सर्किट के अंदर तीन तो वोल्टेज थे, तो भैया फेज एंगल कैसे निकाला है, करंट और वोल्टेज के बीच का फेज एंगल होता है जब इस डायग्राम में, इस सर्किट में तीन वोल्टेज है, तो कौन सा वाला वोल्टेज है करंट के साथ। तो इन्होंने बोला इन तीनों का रिजल्टेंट जो ये निकला है ना ईएमएफ ई, यानी वीआर, वीएल और वीसी, इन तीनों का जो वोल्टेज नेट वोल्टेज ई निकला है, इस वोल्टेज का एंगल ले लो करंट के साथ, ये हो जाएगा फेज एंगल, इसलिए 5 से लिखा है। क्लियर है? तो आई और ई के बीच का डिफरेंस हो गया 5, यानी फेज एंगल। तो क्लियर है माइंड में कि फेज एंगल क्या होता था, वोल्टेज और करंट के बीच का। लेकिन वोल्टेज भाई क्या है, तो हमने क्या किया, तीनों का रिजल्टेंट निकालो, करंट के साथ जो एंगल बनाएगा। अब हमारा टारगेट है ई को कैलकुलेट करना। कैलकुलेशन से अब सिर्फ वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो अब देखो जो चीज मैंने वहां लिखी थी वो यहां लिख के बता दी है। उन्होंने क्या बोला कि एज वीएल एंड वीसी आर इन अपोजिट डायरेक्शन देयर रिजल्टेंट वीएल माइनस वीसी। मैंने ये लिखा था कि वीएल और वीसी अपोजिट डायरेक्शन में, डायग्राम यहां बना के दिखा देता हूं। देखो ये मेरा था वीआर, अभी मैं सिर्फ वी का बनाऊंगा सिर्फ, ठीक है। ये मेरा था वीएल और ये मेरा था वीसी, ये मेरा था वीसी। तो हमने क्या किया था, इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए मैंने इसको तो उड़ा दिया था, मैंने इसको उड़ा दिया था और कहा था कि भैया इसको इसी डायरेक्शन में कर दो, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ कर दिया था, तो ये बन गया था वीएल माइनस वीसी वेक्टर, यानी अब ये दो बन गए। अब ये वाला वीआर और ये वीएल माइनस वीसी। अब हमने क्या कहा, ये दोनों 90 पर है, तो ये इनका जो रिजल्टेंट होगा वो यहां से निकलेगा। मैंने ईएमएफ ई माना, वहां भी डायग्राम ऐसे बनाया था मैंने कि इन दोनों का जो नेट वोल्टेज होगा ई, यानी वो पूरे सर्किट का जो नेट ईएमएफ होगा वो ई होगा। अब ई निकालने का तरीका क्या है, तो ई निकालने का तरीका क्या है भाई, पहले हम नो द रिजल्टेंट वीआर एंड वीएल माइनस वीसी मस्ट बी इक्वल टू द एप्लाइड ईएमएफ ई।
गिवन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। यानी ये कहना चाह रहे हैं, सिंपल सी बात है, चाहे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर बोल लो, चाहे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर बोल लो, चाहे पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, तीनों का मीनिंग सेम है। जो मैं बता रहा हूं उस कॉन्सेप्ट को समझो सीधा सीधा। देखो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, नेट ईएमएफ निकालना। हम जानते हैं नेट ईएमएफ ई, अगर रिजल्टेंट वेक्टर है तो क्या होगा, ई नॉट या ई मान लो, ई इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट में VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। ये होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर है भैया, ये होगा कि नहीं होगा। या ऐसे कह सकते हो कि भैया वेक्टर तो इक्वलेंट ही होती है ना, तो जो EMF ई वेक्टर है वो किसके इक्वल होगा, VL माइनस VC का वेक्टर प्लस VR का वेक्टर। तो जब इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इससे निकालेंगे, E इक्वल टू अंडर रूट में VL माइनस VC। अब अंडर रूट में मैंने ये क्यों किया, क्योंकि भैया जब एंगल 90 डिग्री होता है दो वेक्टर के बीच का, तो एक वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर, एक वेक्टर कौन VL माइनस VC, दूसरा वेक्टर कौन VR, इन दोनों के स्क्वायर को अंडर रूट में सॉल्व करने पर नेट ईएमएफ पता चल जाता है। बात क्लियर है, अगर एंगल 90 डिग्री हो दोनों वेक्टर का तो ठीक है, वरना वो आता था पीछे 2ab cos थीटा, याद है तो इसका 20 प्लस 2ab cos थीटा 11th का फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, तो अब यहां पे हमने लिख दिया भाई E नॉट का स्क्वायर इक्वल टू V नॉट R स्क्वायर V नॉट L माइनस V नॉट C का स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत, E नॉट क्यों लिखा, क्योंकि एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम की कंपेयर कर लो, E की जगह E नॉट लिखा है। ठीक है, अब इन्होंने अंडर रूट नहीं लिया, अभी ये अंडर रूट को हटा के स्क्वायर यही रख रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो, मैंने अंडर रूट दे दिया, ये कह रहे नहीं अभी अंडर रूट मत दो, अभी स्क्वायर इधर ही रखो, जब जरूरत होगी तब हम इस स्क्वायर को अंडर रूट की तरह ले जाएंगे, कोई बात नहीं, मतलब इधर ही रख लो। ठीक है भाई, अब देखो ध्यान से समझना, E स्क्वायर, लेकिन अगर हम बात करें इसके एम्पलीट्यूड के फॉर्म में, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम ईएमएफ यानी E नॉट का स्क्वायर। आगे बढ़ता हूं, VL माइनस VC इसका स्क्वायर, तो VL माइनस VC, तो VL माइनस VC में मैंने क्या कहा था, अगर पोटेंशियल अक्रॉस L का जो मैक्सिमम वोल्टेज था वो V नॉट L था, तो V नॉट लगा दो, VL के V नॉट L माइनस V नॉट C का स्क्वायर प्लस V नॉट R, चाहे इसको पहले लिख लो चाहे इसको बाद में लिख लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो V नॉट L माइनस V नॉट C का स्क्वायर, ये एक वेक्टर है जो कि मेरा ये वाला वेक्टर हो गया, V नॉट L माइनस V नॉट C मेरा ये वाला वेक्टर हो गया, और V नॉट R मेरा ये वाला वेक्टर हो गया। कंफ्यूज नहीं होना VR और V नॉट R में, VR कोई भी वैल्यू है अक्रॉस द रेजिस्टेंस R किसी भी टाइम पर, V नॉट मैक्सिमम वैल्यू है, तो जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो मैक्सिमम वैल्यू को लेके चलना है, इसलिए हम V नॉट R, V नॉट L, V नॉट C से डिनोट कर रहे हैं, कोई भी डाउट नहीं है, होना चाहिए क्लियर है। V नॉट R का स्क्वायर V नॉट L दोनों वेक्टर को हमने कैलकुलेट करने के लिए ऐड कर दिया। अब हम जानते हैं कि ये स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट आएगा, बाद में ले लेंगे अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब देखो V नॉट R की वैल्यू क्या थी, V नॉट R की वैल्यू पहले लिखी थी हमने, नहीं तो देखो यहां भी देखो एक बार दिखा दे रहा हूं, यहां क्या लिखी थी मैंने, अलग से लिखी थी, V नॉट L की वैल्यू, V नॉट L की वैल्यू, V नॉट C की वैल्यू, ये लिखी हुई है। अब इनको वहां पुट करते जाएंगे हम। ठीक है, तो जब हम वहां पुट करेंगे तो देखो हमें क्या पता चलेगा, V नॉट R क्या था मेरा I नॉट R, इसका स्क्वायर यानी I नॉट R स्क्वायर, सिंपल। V नॉट L यानी I नॉट XL माइनस V नॉट C यानी I नॉट XC, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। क्लियर है, आगे बढ़े। अब देखो यहां पर I नॉट R स्क्वायर, I नॉट XL, I नॉट XC, यहां पर I नॉट स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूं, करके दिखा देता हूं कैलकुलेशन। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसको रफ कर देता हूं। अब देखो मेरे भाई ध्यान से कैलकुलेशन को समझना कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ I नॉट R इसका होल स्क्वायर प्लस यहां लिखा है I नॉट XL, I नॉट XL माइनस I नॉट XC और इसका होल स्क्वायर, यही तो लिखा हुआ। अब इसको कैलकुलेट करना है, देखो ध्यान समझना कैसे कैलकुलेट करूंगा। इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं I नॉट का स्क्वायर और R स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि भाई दोनों मल्टीप्लाई है तो मैंने स्क्वायर अपने दे दिया, I नॉट स्क्वायर R स्क्वायर प्लस। अब देखो ध्यान से समझना, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, I नॉट को कॉमन ले लूं दोनों से, तो मेरे क्या हो जाएगा, I नॉट तो कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा XL माइनस का XC, अभी पूरे का होल स्क्वायर। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोई समस्या किसी को, भाई I नॉट यहां भी, I नॉट यहां भी, मैंने I नॉट कॉमन ले लिया, तो I नॉट कॉमन ले तो XL माइनस XC बचा, होल स्क्वायर अभी भी वहीं पर है जहां पर था। अब आपको पता है दो चीजें मल्टीप्लाई में हो, जैसे यहां पे देखो एक ये था मल्टीप्लाई में, तो जब दो चीजें मल्टीप्लाई में हो तो उनको अपना अपना स्क्वायर दे सकते हो, तो दो चीजें मल्टीप्लाई थी तो अपना अपना स्क्वायर दे दिए, तो यहां पे भी एक तो ये मल्टीप्लाई XL माइनस C, दोनों को अपना अपना स्क्वायर दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा इस वाले स्क्वायर को यहां से हटा के, इस वाले स्क्वायर को यहां से हटा के क्या करो, इनको अपना अपना स्क्वायर दे दो, तो अपना अपना स्क्वायर दोगे तो ये बन गया I नॉट स्क्वायर, ये बन गया XL माइनस XC स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट, भाई मल्टीप्लाई में तो दे सकते हैं ना, माइनस में नहीं दे सकते, इसे I नॉट XL को स्क्वायर नहीं दे सकते थे, I नॉट XC को स्क्वायर नहीं दे सकते, क्योंकि ये तो A माइनस B का होल स्क्वायर बन रहा है, नहीं दे सकते थे। लेकिन जब दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो तब तो दे सकते हैं ना मेरे भाई, तो वही तो किया, I नॉट कॉमन लिया तो अंदर XL माइनस XC बना, तो एक क्वांटिटी हो गई ये XL माइनस XC, एक क्वांटिटी हो गई ये I नॉट, तो इनको अपना अपने स्क्वायर दे दिया। क्लियर है, अब देखो यहां भी I नॉट स्क्वायर, यहां भी I नॉट स्क्वायर कॉमन ले लूं, तो यहां पे आ जाएगा I नॉट का स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा ध्यान समझना, R स्क्वायर प्लस ये एज इट इज रहेगा XL माइनस XC का
होल स्क्वायर। चेक करना क्या यहां पर यही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। देखो आई नॉट का स्क्वायर, आई नॉट का स्क्वायर, ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। बात बिल्कुल क्लियर है। तो ये हमारा भी निकल के आया क्या, ई नॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल गई, ई नॉट। यानी अभी हमें मैक्सिमम ईएमएफ जो है हमारा इक्विवेलेंट वो कैलकुलेट करना है। यहां तक क्लियर है, नोट करना, नोट कर लो फिर आगे बढ़ता हूं। ठीक है, नोट कर लिया। अब दोबारा ध्यान से समझना कि आई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी। आई नॉट की वैल्यू हो जाएगी, इन्होंने क्या किया यहाँ पे, देखो ध्यान से, यहाँ पे एक चीज दिखा देता हूं। आई नॉट की वैल्यू क्या आएगी, इस सारी चीज को यहां ले जा सकते हो तुम, कोई दिक्कत किसी को। आई नॉट की जो वैल्यू है क्या सबको वहां ले जा सकते हो भाई, बिल्कुल ले जा सकते हो। तो क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा, इधर ही लिख के दिखा देता हूं, रफ कर दूं इसे, यही लिख के दिखा दे रहा हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं आई नॉट की वैल्यू को निकालना चाहूं यानी करंट की वैल्यू को मेरे भाई, तो क्या निकलेगी, देखो ध्यान समझना। करंट की वैल्यू क्या निकलेगी, यहां पे है ई नॉट का स्क्वायर। अब करंट को वैल्यू निकालनी है, इसको यहां ले आओ, तो ई नॉट स्क्वायर यहां पे क्या क्या आगे नीचे, यहां आगे आर स्क्वायर ब्रैकेट में प्लस यहां पे एक्सएल माइनस का एक्सी इसका स्क्वायर इक्वल्स टू आई नॉट का स्क्वायर। देखो ध्यान से, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, ऐसे लिख सकता हूं ना। देखो आई ई नॉट स्क्वायर था, ई नॉट स्क्वायर एज इट इज, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, इसको मैं वहां ले जाऊंगा, आई नॉट स्क्वायर छोड़ दिया, तो देखो आई नॉट स्क्वायर तो अकेला छोड़ दिया, आई नॉट स्क्वायर क्या छोड़ दिया, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर वापस ई नॉट के नीचे ले गया, तो एक आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब क्या करूं, इस स्क्वायर को इधर ले आता हूं, तो जब ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बना देगा, ये बना देगा मेरे भाई अंडर रूट, यानी ई नॉट का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस का एक्सी इसका होल स्क्वायर बना देगा, नहीं बना देगा। यहां बचेगा अकेला आई नॉट, क्यों, क्योंकि देखो आई नॉट का जो स्क्वायर था उसको इधर ले आया, स्क्वायर रूट बन गया। अब देखो इस वाले स्क्वायर रूट से ई नॉट तो बाहर आ जाएगा क्योंकि ई नॉट का स्क्वायर, लेकिन ये नहीं आ पाया क्योंकि ये आर स्क्वायर है और यहाँ स्क्वायर है। अगर होल स्क्वायर होता तो ये पूरी की पूरी वैल्यू निकल आती, लेकिन फिलहाल इंडिविजुअल वैल्यूज पे स्क्वायर है तो ये नहीं निकलेगा। तो आपकी जो आई नॉट की वैल्यू आएगी, जो आपकी आई नॉट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आई नॉट की वैल्यू आएगी ई नॉट अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। क्या आएगी, ई नॉट का स्क्वायर, ये तो आजाद हो जाएगा क्योंकि ई नॉट का स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट के बाहर निकल जाएगा, आजाद है, पर ये स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो अब चेक करो क्या वहां वही वैल्यू लिखी हुई है आई नॉट की, देखो आई नॉट इक्वल टू ई नॉट, ई नॉट स्क्वायर था वो तो बाहर निकल गया, ई नॉट स्क्वायर था ना तो स्क्वायर हटा दिया क्योंकि स्क्वायर रूट को हटा दिया, तो ई नॉट बाहर निकल गया। अब अंडर रूट में डिनोमिनेटर बचा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, दोनों वैल्यू सेम है। देखो ई नॉट स्क्वायर था, ये उड़ गया, ई नॉट बचा और ये चीज अंडर रूट में आ गई। क्लियर है, तो ये आपको पता चल गया कि मैक्सिमम करंट एलसीआर सर्किट में कितना फ्लो करेगा। यहां तक क्लियर है, यानी एलसीआर सर्किट का आपको क्या पता चल गया, मैक्सिमम करंट कितना फ्लो करेगा, इतना फ्लो करेगा। क्लियर। अब इस एक बात और बताओ, अब इसको ऐसे कंपेयर करो कि जो ये होता है आई नॉट और ये क्या ई नॉट, अब जो इसकी वैल्यू हुआ करती थी हमारी ई वी अपॉन आई, याद करो क्या होता था, ऐसे बताना, वी इक्वल टू आई आर हमारा फॉर्मूला होता था ओम्स लॉ के हिसाब से, तो वी अपॉन आई इक्वल टू क्या होता था, आर के इक्वल होता था। यानी अगर पोटेंशियल या ईएमएफ बोल सकता हूं, ये पोटेंशियल मेरा क्या होता है ईएमएफ, और लिख देता हूं मैं ई, तो V और E अपॉन आई जो होता था वो किसके इक्वल होता था मेरे भाई, आर के इक्वल। यानी आपको पोटेंशियल और करंट का रेशियो पता चल जाए तो आप कहोगे कि वो उसके रेजिस्टेंस के इक्वल होगा जो कि उस सर्किट के अंदर ऑफर कर रहा है। तो एक बार ध्यान से यहां देखना, मैं इसको यहां ले जाऊं वापस और आई नॉट को यहां दे दूं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अगर मैं इसको वहां ले जाऊं तो ये मेरी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो ये मैंने यहां पहुंचा दिया, आई नॉट को यहां दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना अलाउड होता है ना, तो ये मेरी वैल्यू यहां आई और आई नॉट नीचे आया, तो ये मेरा बन गया ई नॉट अपॉन आई नॉट। ध्यान से समझो, कोई दिक्कत किसी को, ई नॉट अपॉन आई नॉट लिख सकता हूं मैं। देखो ना कि मैंने क्या किया, आई नॉट को इधर ले आया, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर इधर ले गया, तो जब मैं आई नॉट को इधर लाया और इसको इधर शिफ्ट कर दिया, अब देखो ई अपॉन आई कंपेयर करो, ई अपॉन आई या वी अपॉन आई किसके इक्वल होता है, आर के। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा होगा, ये क्या ईएमएफ, मैक्सिमम ईएमएफ ई, और वो भी कौन सा, उनका इक्विवेलेंट। तो अगर इक्विवेलेंट ईएमएफ है और ये आई क्या है, जो तीनों में करंट था, तो ई अपॉन आई की जो वैल्यू है वो उस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना हुआ वो ऑफर करेगी। यानी कि यही हमारा हो गया इंपीडेंस। स्टार्टिंग में बोला था ना कि एक्सप्रेशन ड्राइव करो एलसीआर सर्किट के इंपीडेंस के लिए, और मैंने वहां बताया था कि इंपीडेंस का मीनिंग होता है कि एलसीआर सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस कितना ऑफर किया जा रहा है वो पता कर लो, उसी इफेक्टिव रेजिस्टेंस को इंपीडेंस कहते थे। तो हमारी यही हमारा रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि देखो ये किसके इक्वल होता है, आर के, यानी ई अपॉन आई, जो ई अपॉन आई है वही हमारा आर के इक्वल, यानी कि नेट टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस।
और इंपीडेंस को डिनोट करते हैं जेड से, तो क्या मैं कह सकता हूं क्लियरली अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज एलसीआर सर्किट। यानी कि अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर एलसीआर सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, विच अपोज और इंपीड्स द फ्लो ऑफ एसी थ्रू इट। यानी क्या करेगा, अपोज करेगा या इंपीड्स करेगा, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफर करेगा किसके फ्लो में, एसी करंट के फ्लो करने में, थ्रू इट। इट इज कॉल्ड द इंपीडेंस और डिनोटेड बाय जेड, इट्स एसआई यूनिट इज ओम। यानी कि इसको डिनोट करते हैं हम जेड से, तो हम कह सकते हैं कि जेड इक्वल टू होता है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। क्लियर है? और वेयर जेड इज द इंपीडेंस, वेयर जेड इज द इंपीडेंस और इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द एलसीआर सर्किट। क्लियर है? कोई भी डाउट नहीं चाहिए भाई, ये तो बोला था कि भाई कैलकुलेट करके बता दो इंपीडेंस कितना होगा। अब क्या करो, इनकी वैल्यू पुट करना चाहते हो कर दो। एक्सएल का क्या होता था, याद करो एक्सएल का होता था ओमेगा एल, तो ये पुट कर दो लो एक्सएल की जगह ओमेगा एल। एक्ससी क्या होता था याद करो, एक्ससी कर भाई जे वाले फॉर्मूले तो याद होने चाहिए, ठीक है। एक्ससी का क्या होता था ओमेगा सी 1 अपॉन ओमेगा सी, पुट कर दो एक्ससी 1 अपॉन ओमेगा। तो कह रहा है ये नया फॉर्मूला आ गया, नया क्या आ गया, उस एक्सप्रेशन में उनकी वैल्यू पुट कर दी। तो देखो आर स्क्वायर एज इट इज एक्सएल की जगह ओमेगा एल आ गया, एक्ससी की जगह ओमेगा सी आ गया एज इट इज। यानी आपको कैलकुलेट होकर आ गया इंपीडेंस ऑफ द एलसीआर सर्किट, यानी कि जेड, यानी कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द एलसीआर सर्किट। बिल्कुल क्लियर है मेरे यहां तक? ठीक है, आगे बोला है द रिलेशनशिप बिटवीन द रेजिस्टेंस आर, इंडक्टिव रेजिस्टेंस एक्सएल एंड द कैपेसिटर रिएक्शन एक्ससी एंड द इंपीडेंस जेड, द राइट एंगल ट्राइंगल ओएपी इज कॉल्ड इंपीडेंस ट्राइंगल। यानी अब बात कर रहे हैं इंपीडेंस ट्राइंगल की, यानी जो रिलेशन बताता है किस किस के बीच में, द रिलेशनशिप बिटवीन द रेजिस्टेंस आर, यानी रेजिस्टेंस आर के बीच में, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल यानी एक्सएल हो और एक्ससी हो, इन तीनों का जो एक रिलेशन हमें ट्राइंगल की फॉर्म में नजर आएगा, उस ट्राइंगल को हम राइट एंगल ट्राइंगल और इंपीडेंस बोलेंगे। तो अब बात आती है कि सर हम राइट एंगल ट्राइंगल या इंपीडेंस ट्राइंगल कैसे बनाएं। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इंपीडेंस ट्राइंगल को यही बनाएगा लगे हाथ। अब तो ध्यान से समझना, जेड इक्वल टू वैल्यू ये पहले से रफ कर दे रहा हूं, इंपीडेंस ट्राइंगल को 2 मिनट में समझ आ जाएगा, अभी बिल्कुल भी आसान है। ठीक है, तो देखो इंपीडेंस ट्राइंगल बनाना है, जेड की वैल्यू पता है, एक्सएल है, एक्ससी पता है, रिलेशन तो पहले से था, बस राइट एंगल ट्राइंगल को बनाना है। देखो ध्यान से, क्या मैं इस स्क्वायर रूट को इधर ले जाऊं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। इस स्क्वायर रूट को उठा के यहां लिख दूं, यानी मैं चाह रहा हूं उसको ऐसे लिख दूं कि जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। इस बात में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है कि अगर ऐसा क्यों लिख दिया आपने, समझ रहे हो? इस बात में कोई भी दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया मैथ में इतना तो अलाउ होता है कि वैल्यू ना चेंज हो, एक्सप्रेस तुम मन चाहे जैसे करो, 10 को 5 + 5 लिखो, 10 को 2 + 8 लिखो, 10 को 1 + 9 लिखो, बस 10 10 ही रहना चाहिए। तो वही हमने किया, हमने कहा जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। बच्चे कैसे रहते कैसे हो गया? तो ये खुद सोचो ना, स्क्वायर जब इधर आएगा राइट साइड में तो क्या बनेगा, स्क्वायर रूट। तो वैल्यू तो वही होगी ना, जेड इक्वल टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। बस इस अंडर रूट को उठा के जेड स्क्वायर दे दिया। ये स्टेप में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? लिख सकते हैं ना भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। अब कुछ मत करो, सीधा दिमाग लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम याद है? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती थी कि भैया एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पुट कर दो यहां पे कि क्या होता था, एच स्क्वायर इक्वल टू दिख रहा है ना, दिख रहा है यहां, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखते हैं, कुछ मत करो, यानी हाइपोटेन्यूज कौन है हमारा, जेड, पी कौन है हमारा, आर, और बी कौन है हमारा, एक्सएल माइनस एक्ससी। बना दो ट्राइंगल। देखो बेस बनाओ। अब बेस पे किसको ले, मैंने क्या बोला, बेस पे किसको लो, एक्सएल माइनस एक्ससी को ले लो। ये हो गया मेरा एक्सएल माइनस का एक्ससी, ये मेरा हो गया बेस। अब कह रहे हैं कि जो परपेंडिकुलर है, देखो एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बी स्क्वायर होता है, पी की जगह कौन है, आर, तो परपेंडिकुलर क्या ले लो, आर, तो लो ये ले लो, ये हो गया आर, यानी ये हो गया 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, आर हो गया। अब हाइपोटेन्यूज क्या है, जेड, तो ये लो, तो ये हो गया जेड आर एक्सएल माइनस एक्ससी। अगर इसे इंपीडेंस ट्राइंगल की तरह फॉर्मूले को लगा के हमें कैलकुलेट करना इंपीडेंस, तो देखो वही वैल्यू आएगी। जेड इक्वल टू क्या लिखोगे, जेड स्क्वायर इक्वल टू लिखोगे आर स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो वही वैल्यू मिलेगी आपको जो यहां लिखी हुई है। तो इंपीडेंस ट्रायंगल बिल्कुल आसान था, इंपीडेंस ट्रायंगल आ गया, एक्सएल माइनस एक्ससी। हां, इसे एक्सचेंज कर सकते हो क्योंकि पी और बी को चेंज करने में कोई भी समस्या नहीं होती, सिर्फ आप हाइपोटेन्यूज को चेंज नहीं कर सकते। तो जेड आर एक्सएल माइनस एक्ससी, तो ये हो गया इंपीडेंस ट्रायंगल। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो जो हमने बात की थी ना ट्रायंगल की,
इंपीडेंस ट्राइंगल की, वो आपको क्लियर हो गया बिल्कुल अच्छे से। ठीक है मेरे भाई, अब कुछ स्पेशल केसेस की बात कर लेते हैं। स्पेशल केसेस नंबर 1, व्हेन एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी और वीएल ग्रेटर देन वीसी, वी सी फ्रॉम द फिगर ईएमएफ इज अहेड ऑफ करंट बाय फेज एंगल 5 व्हिच इज गिवन बाय, यानी ये कह रहा है कि अगर मान लो एक्सएल बढ़ा है एक्ससी से, जो कि मैंने स्टार्टिंग में माना था, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में क्या माना था, वीएल को मैंने वीसी से बड़ा ही माना था, तो उस केस की बात कर रहे हैं। उस केस में क्या देखा गया था, उस केस में ये देखा गया था कि जो हमारा वोल्टेज था, देखो बना के दिखा देता हूं, हमने क्या माना था, हमने माना था VL इज ग्रेटर देन VC, तो इसीलिए हमने डायग्राम बनाया था VL माइनस का VC इधर, और हमने इसको बनाया था करंट को इधर, I वेक्टर को, तभी तो इनके बीच में π/2 था, याद करो। और यहां मेरा VR था, अगर मैं V की बात करूंगा, कुछ ये डायग्राम था। लेकिन ये कब का डायग्राम है, जब VL बड़ा है VC से, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अब इसके अंदर जो फेज एंगल होगा वो कितना है, 5। अभी फेज एंगल कितना होगा, 5 होगा, तो विच इज गिवन बाई tan phi, यानी tan phi का टू क्या लिखा है मैंने, tan phi लगा दो, तो tan phi का टू क्या होगा, tan थीटा का टू क्या होता है, tan थीटा का टू होता है P/B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो परपेंडिकुलर में क्या है, एक्सएल माइनस AC। अब देखो इसको कंपेयर करो इंपीडेंस ट्रायंगल से, ठीक है। एक तो ये वाला ट्रायंगल हो गया, ये भी ट्रायंगल ठीक है, लेकिन अभी भी इंपीडेंस ट्रायंगल बनाया, वो यहां बना के दिखाया था। इंपीडेंस ट्रायंगल कैसा था मेरा, इंपीडेंस ट्रायंगल था अपन का ये वाला। इंपीडेंस ट्रायंगल में हमने क्या माना था, परपेंडिकुलर मैंने बोला था कुछ भी मान सकते हो, तो मैंने परपेंडिकुलर में क्या माना था, परपेंडिकुलर मैंने माना था कि एक्सएल माइनस का एक्सी मान लो, और बेस आर, और ये हो गया जेड, और ये हो गया फाइव, ठीक है। अब यहां से tan phi की वैल्यू बताओ, tan phi का टू क्या होगा, P/B, यानी एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, तो tan phi का टू है एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, क्लियर। या फिर cos phi लगा दो, cos थीटा क्या होता है, cos थीटा का टू होता है हमारा क्या, B/H, तो R अपॉन जेड, यानी B/H। देखो मेन टारगेट अपन का फाई निकालने का, तो इससे कंफ्यूज मत होना कि एक्सएल माइनस एक्सी ले या आर ले, कोई दिक्कत नहीं है। तुम इस एक्सएल माइनस एक्सी को बेस पे ले लो, आर को यहां ले लो, हमारा टारगेट है फाई को कैलकुलेट करना, क्या है फाई। तो चाहे मैं tan phi लगा के कैलकुलेट करूं एक्सएल एक्सी अपॉन आर, चाहे मैं cos phi करके फाई की वैल्यू निकालूं R अपॉन जेड, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्लियर है। तो फेज एंगल यहां से पता चल जाएगा। आगे, द इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट विल बी, इस केस के अंदर जो करंट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, अब देखो कंपेयर करो, करंट हमारा किधर है, ये दोनों डायग्राम सेम ही है हमारे, ठीक है। यहां मैंने वोल्टेज को दिखाया है, वहां मैंने उनके रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस को दिखाया है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, आई की वैल्यू क्या होगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का फाइव। ओमेगा टी क्या है, ओमेगा टी हमने माना था वहां पर जो इनका नेट ईएमएफ था, क्या था, नेट ईएमएफ, अगर आपको याद हो तो नेट ईएमएफ इनके बीच का क्या माना था हमने, नेट ईएमएफ हमने माना था कि भाई इनके बीच का कहीं यहां से जाएगा, और जो कि कितने उस पे था, वो था हमारा ओमेगा टी पे, कितना था, ओमेगा टी पे नेट ईएमएफ। अब ओमेगा टी पे नेट ईएमएफ था, और आई और ईएमएफ के बीच का एंगल कितना था, फाइव। नाम तो समझ ना, उसी डायग्राम को याद करो भाई, बिल्कुल ये डायग्राम था, VR इधर था, VL माइनस VC इधर था, इनके बीच का ईएमएफ यहां से निकला था। मैंने माना कि हॉरिजॉन्टल से जो मेरा ईएमएफ है, यानी कि नेट ईएमएफ है, वो कितने एंगल पर है, ओमेगा टी, ठीक है। अब करंट मेरा इधर ही है, नेट ईएमएफ ही है, मैंने बताया था फेज एंगल क्या होता है करंट और ईएमएफ के बीच का, तो इनका फेज एंगल कितना था, फाइव। तो अगर मैं करंट और इस बेस के बीच में एंगल निकालना चाहूं कितना निकलेगा, ओमेगा टी, यानी कि पूरा एंगल ये तक का, माइनस का फाइव, यानी कि ये बीच का, तो बचेगा इतना, ओमेगा टी पूरा माइनस का फाइव, बचेगा इतना। तो इसलिए लिख दिया कि किसी भी इंस्टेंट में जो आई की वैल्यू होगी वो होगी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का फाइव, क्लियर है बिल्कुल ये। तो द सीरीज एलसीआर सर्किट इज सेड टू बी इंडक्टिव, तो हम इसे क्या बोलेंगे, एलसीआर सर्किट को इंडक्टिव बोलेंगे, क्लियर है। कब, जब हमारा एक्सएल बड़ा होगा एक्सी से, एक्सएल क्या होगा, बड़ा होगा एक्सी से, यानी कि अभी कैसा हो गया, इंडक्टिव वो हो गया, इंडक्टिव नेचर का, बिल्कुल अच्छे से बात क्लियर है, ठीक है। एक और केस आगे देखते हैं, when XL is less than XC, जब हमारा XL क्या हो, लेस देन हो XC से, तो क्या होगा, we see from the figure that current is ahead by EMF, जो करंट था वो ahead था EMF से। ध्यान समझना, डायग्राम बना देता हूं, ये मेरा था क्या, यहां पे मैंने माना था अपना VR और I, ठीक है, ये मैंने माना था VL और ये मैंने माना था VC। अब इस बार क्या कह रहे हैं कि जो XL है वो बड़ा है, या VL जो है वो VC बड़ा है VL से, यानी VC बड़ा है VL से, तो अगर VC बड़ा है VL से, तो इस वाली आर्म को उठाएंगे हम, इस बार ऊपर वाली को उठाएंगे, ठीक है। इस बार हमने ऊपर वाली को उठा दिया और क्या किया, नीचे वाली VC की तरफ कर दिया, यानी ये बन जाएगा VC माइनस का VL। यहां तक क्लियर, डायग्राम बन गया ऐसा। अब इनका नेट ईएमएफ कहां जाएगा, VR और VC माइनस VL का नेट ईएमएफ का जाएगा 90 डिग्री, कहीं यहां जाएगा EMF E, जाएगा नहीं जाएगा EMF E, यहां तक कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब यहां से फिर वही बात कि अगर हम बात करें फेज एंगल फाई की, तो फेज एंगल फाई कैसे निकलेगा, फेज एंगल फाई सेम उसी तरीके से निकला था, पहले निकाला था, कैसे, जो वाला ट्रायंगल था इंपीडेंस ट्रायंगल था, इंपीडेंस ट्रायंगल में यहां पर फाई ले लो, फिर क्या है XC माइनस XL। अब इस बार देखो
वहां पे क्या था, एक्सएल माइनस एक्ससी था इंपीडेंस ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि हमने माना था कि इंडक्टर की तरफ रिएक्टेंस बड़ा है, लेकिन इस बार इसको माना है तो यहां पर हम लिखेंगे एक्ससी माइनस का एक्सएल, और यहां पे तो वही रहेगा जो था जेड, और यहां पे वही रहेगा आर। क्लियर है? तो डायग्राम भैया देखो, मैंने स्टार्टिंग में जो कॉन्सेप्ट बताया था ना वो यहीं पे यूज हो रहा है। यानी कि जो हमारे तीन अपन के वो आए थे, जो अपन के तीन निकल के आए थे ना, ये जो तीन निकल के आए थे इस वाले डायग्राम के अंदर, फेजर्स तीन, वीएल, वीसी और वीआर। तो एक बार तो हमने वीसी को वीएल की तरफ किया और एक बार वीएल को वीसी की तरफ किया, बस इतना कर रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग वैल्यू आ रही है, कंफ्यूज नहीं होना। यहां पे पहले हमने वीएल माइनस वीसी यूज किया था, वहां पे वीसी माइनस वीएल यूज करेंगे अब, क्योंकि इस बार वीसी बड़ा है, यानी कि कैपेसिटिव की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, कैपेसिटिव उसकी तरफ, सर्किट की तरफ। अब जो ध्यान में समझना, यहां तक क्लियर है? तो व्हेन एक्सएल इज ग्रेटर, वो एक्ससी बड़ा है, तो tan फाई की वैल्यू आ गई एक्ससी माइनस एक्सएल। बिल्कुल सिंपल, उसी से कंपेयर करो पहले तक। tan फाई की वैल्यू वहां क्या थी, वहां पर थी tan फाई इक्वल्स टू एक्सएल माइनस एक्ससी, क्योंकि एल बड़ा था, हमने माना था एल बड़ा है, लेकिन हम तो स्पेशल केसेस पढ़ रहे हैं ना। अगर एल बड़ा हो सकता तो भैया सी भी तो बड़ा हो सकता है, इसलिए एक्ससी माइनस एक्सएल कॉस से निकाल लो तो आर अपॉन जेड। क्लियर है? तो द इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट। अब इसमें करंट की वैल्यू क्या होगा ध्यान से समझना। पहले क्या था, वी आगे था, पहले क्या था, वी आगे था, अब वी पीछे है। तो मान लिया नेट ईएमएफ कितना है, ओमेगा टी। नेट ईएमएफ वहां भी मैंने ओमेगा टी माना था, यहां भी ओमेगा टी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब नेट ईएमएफ कितना है, ओमेगा टी। अब एक बात बताओ, अगर नेट ईएमएफ हमारे कितना है, यहां से ओमेगा टी, यहां से ओमेगा टी। ठीक है, अब नेट ईएमएफ है ओमेगा टी, वो किसके बीच में है, यहां पे पहले ये वो फेज एंगल देख लेते हैं। देखो फेज एंगल किस किसके बीच में होता है, करंट और ईएमएफ के बीच में। ठीक है, तो आपका करंट कहां पर है, करंट ये है, नेट ईएमएफ ये है, तो ये हो गया 5। क्या हो गया, 5। ठीक है, और आपका जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, तो जो आपका नेट एंगल हो जाएगा ये कितना है, ओमेगा टी, और ये कितना है 5, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा ओमेगा टी प्लस 5। करंट और ईएमएफ के बीच का, भाई खुद सोचो ना, तो किस किस के बीच की बात कर रहा हूं मैं, ये तो ओमेगा टी है, ये ओमेगा टी है, यानी कि हॉरिजॉन्टल से ईएमएफ कितने एंगल पर है, वही तो हमने बात में था, हॉरिजॉन्टल से ईएमएफ कितने एंगल पर, ओमेगा टी था, तो हॉरिजॉन्टल से ईएमएफ है ओमेगा टी, और हॉरिजॉन्टल से करंट जो है वो कितना एंगल है, 5। तो इनका बीच का एंगल कितना होगा, ओमेगा टी प्लस 5, और फेज एंगल हो गया ओमेगा टी प्लस 5 करंट की वैल्यू। क्लियर है? तो आई की वैल्यू होगी तो सीरीज एलसीआर सर्किट सेड टू बी कैपेसिटिव, यानी कि इस बार हम क्या कहेंगे, कैपेसिटिव सर्किट बोलेंगे। क्लियर है? बस सीधा मोटा मोटा कॉन्सेप्ट ये है कि जब हमारा इंडक्टिव की वैल्यू बढ़ी है तो बन जा रहा था हमारा कैसा, इंडक्टिव सर्किट। कैसा बन जा रहा था, इंडक्टिव। जब हमारी कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ी है तो कैपेसिटिव सर्किट बन जा रहा था। क्लियर? अब याद करो ये बिल्कुल मिलता जुलता है एलआर सर्किट और जो सीआर सर्किट पढ़ा था। एलआर सर्किट में क्या होता था, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस था, वहां पे यही फॉर्मूले लगते थे, और कैपेसिटेंस के में याद करो एक्ससी माइनस एक्सएल, कुछ इसी तरीके के फॉर्मूले थे। जब हमारा कैसा था, जब रेजिस्टेंस और कैपेसिटर था हमारा सीरीज में। क्लियर है? तो दो केसेस बन गए, एक केस में हमने देखा कि वो इंडक्टिव सर्किट बन गया, एक केस में हमने देखा कैपेसिटिव सर्किट बन गया। यहां तक बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर है? तो ये एलसीआर सर्किट के बारे में। अब तीसरा आता है जब एक्सएल और एक्ससी बराबर है, एक्सएल और एक्ससी क्या है, बराबर। अब याद करो, देखो अब हमारा जो वी आर था वो इस डायरेक्शन में था और करंट भी इसी डायरेक्शन में था, हमारा वीएल इस डायरेक्शन में था और वीसी इस डायरेक्शन में था। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि भैया एक्सएल और एक्ससी दोनों बराबर है, एक्सएल और एक्ससी बराबर है, तो ये वीएल और वीसी बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि भाई वीएल का फॉर्मूला क्या होता है, वीएल वेक्टर इक्वल टू क्या होता था, आई एक्सएल, और वीसी का क्या होता था, आई एक्ससी, और करंट तो दोनों में सेम होता ही है। अब करंट सेम होता है, एक्सएल और एक्ससी सेम बता रहे, ये दोनों तो सेम होंगे, तो चाहे कह लो एक्सएल और एक्ससी सेम है तो इसका मतलब वीएल और वीसी सेम होते हैं। अगर कहोगे एक्सएल बड़ा है एक्ससी से तो मतलब वीएल बड़ा है वीसी से, अगर कहोगे एक्ससी छोटा है तो यानी वीसी छोटा है, क्योंकि वी किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो यानी वी सेम है, तो सीधी सी बात है क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। भाई दोनों वेक्टर हैं, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, क्या होगा, कैंसिल आउट। तो देखो क्या होगा, वीएल बराबर वीसी हो जाएगा, फाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फाई क्या हो जाएगा, 0। यानी ये केस आ गया जब आपने एसी सर्किट के अंदर अकेला एक रजिस्टर लगाया था, ना कि यहाँ पे इंडक्टर है ना ही कैपेसिटर है, लेकिन दोनों को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो फिजिक्स में क्या आएगा, है ही नहीं, ना तो इंडक्टर है ना कैपेसिटर है, तो क्या बन गया, प्योर रेजिस्टिव सर्किट बन गया, यानी अकेला रजिस्टर लगा हुआ है। तो फेज एंगल का ईएमएफ एंड करंट विल बी इन द सेम फेज, इसका मतलब ईएमएफ और करंट सेम फेज में। अकेले बच्चे देखो वीआर भी इधर, आई भी इधर, यानी कि कैसा हो गया, सेम फेज हो गया, फेज एंगल 0। तो द सीरीज एलसीआर सर्किट इज सेड टू बी प्योरली रेजिस्टिव, यानी 3 केसेस बने, एक में हमारा प्योर इंडक्टिव केस बना, एक में प्योर कैपेसिटिव केस बना, एक में प्योर रेजिस्टिव केस बना। यानी कि इस बार इंडक्टर और कैपेसिटर है ही नहीं, अकेला कौन है, रजिस्टर है। ठीक है, इट में ऑल्सो बी नोटेड दैट आई नॉट इक्वल टू द ई नॉट अपॉन जेड। सीधी सी बात है, वही बोल रहे हैं, आई नॉट इक्वल टू क्या निकला था हमारा, ई नॉट अपॉन अंडर रूट में ये निकला था आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर,
यही तो निकला था। या फिर इसको कैसे लिख सकते हो, और इसे लिख सकते हो ई नॉट अपॉन आर स्क्वायर अंडर रूट में एक्स सी माइनस एक्सएल। मैं मना नहीं कर रहा हूं, फिर कह रहा हूं लिख सकते हो, लेकिन मैंने क्या माना था, एक्सएल बड़ा माना था, इसलिए मैंने एक्सएल पहले लिख दिया था। अगर आप एक्स ही बड़ा मानो यहां लिख दोगे। अब ये क्या होता है जेड, तो क्या मैं जेड लिख दूं तो फॉर्मूला क्या बन गया, आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन जेड। तो वही लिख दिया है, किसकी जगह जेड मार दिया, तो आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन जेड। तो आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन जेड। अब मैंने रूट 2 से डिवाइड कर दिया, आई नॉट अपॉन रूट 2, तो ई नॉट इक्वल टू रूट 2 अपॉन जेड। ठीक है, रूट 2 से डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि आरएमएस वैल्यू वगैरह जब निकाली थी ना तो वहां रूट 2 आता है, तो सिंपल रूट 2 से डिवाइड किया है। तो रूट 2 से डिवाइड यहां करो तो यहां भी कर सकते हो। और आई नॉट अपॉन रूट 2 क्या था याद करो, जब मैंने आरएमएस वैल्यू करंट बताई थी तो आई नॉट अपॉन रूट 2 होता था आई आरएमएस, यानी कि अगर आई आरएमएस आया है तो ईएमएफ भी आरएमएस ही रहा होगा, रूट भी स्क्वायर ईएमएफ रहा होगा, तो ये तो करंट आरएमएस वैल्यू पुट करेगा ई आरएमएस अपॉन जेड, क्योंकि ई नॉट अपॉन रूट 2 भी क्या बन गया, ई आरएमएस। तो एक और नया फॉर्मूला पता चल गया कि आई आरएमएस इक्वल टू लिख सकते हो ई आरएमएस अपॉन जेड। या तो लिखो मैक्सिमम करंट, कुछ नहीं है, सिंपल है। अगर मैक्सिमम करंट ले रहे हो तो मैक्सिमम ईएमएफ लो, जेड से डिवाइड कर दो। अगर आरएमएस करंट ले रहे हो तो ईएमएफ आरएमएस में जेड से डिवाइड करो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा करंट ले लो वैसा ईएमएफ ले लो। अगर मैक्सिमम करंट मैक्सिमम ईएमएफ, आरएमएस करंट आरएमएस ईएमएफ डिवाइडेड बाय जेड। यहां तक बिल्कुल अच्छे से सारी बातें क्लियर है। तो आपको इंपीडेंस समझ आ गया बिल्कुल कि भाई इंपीडेंस आपका क्या है, ठीक है, इंपीडेंस आपका क्या है और इंपीडेंस का एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है। और हमने एक ही एलसीआर सर्किट के अंदर दो टॉपिक और कवर कर दिए, कौन कौन से, जब हमने प्योर इंडक्टिव पढ़ा था और प्योर कैपेसिटिव पढ़ा था, प्योर रजिस्टर पढ़ा था, उसके 3 केस बना दिए एलसीआर सर्किट में कि ये एलसीआर सर्किट तो है वो तो ठीक है, जब प्योर रजिस्टिव है तो ऐसा होगा, जो वहां पढ़ा था रजिस्टर के केस में सेम है, जो प्योर इंडक्टर है वो भी हमने पहले पढ़ा हुआ था। तो वो तीनों स्पेशल केस थे इसी एलसीआर सर्किट के। यहां तक बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर है मेरे भाई। अब छोटी सी बात कर लेते हैं, दो डेफिनेशन, डिफाइन द टर्म सस्पेक्टेंस एंड एडमिटेंस। तो सस्पेक्टेंस क्या होता है, सस्पिटेंस क्या होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ द रिएक्टेंस ऑफ एन एसी सर्किट इज कॉल्ड ससेप्टेंस, ठीक है। तो ससेप्टेंस क्या है हमारा, जो रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, सिंपल, रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल ससेप्टेंस हो गया। इट्स ऐसा यूनिट इज ओम इनवर्स, चूंकि उसका अपोजिट है। तो रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, ओम इनवर्स कह लो या फिर महू कह लो, क्या कह लो, महू कह लो, क्योंकि एम एच ओ, ठीक है। ससेप्टेंस के लिए हो गया एडमिटेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ द इंपीडेंस, इंपीडेंस यानी कि जेड जो भी निकाला, नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो एलसीआर सर्किट के अंदर था। तो द रेसिप्रोकल ऑफ द इंपीडेंस ऑफ एन एसी सर्किट इज कॉल्ड द एडमिटेंस। इट्स ऐसा यूनिट इज फिर से ओम इनवर्स या महू, क्योंकि इंपीडेंस और रेजिस्टेंस होती तो सेम ही है, बस इंपीडेंस वर्ड जब आता है तो दिमाग में आ जाता है नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस। क्लियर है, ससेप्टेंस और एडमिटेंस दोनों क्लियर हो गए। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।